ओम शांति। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे ज़्यादा आजकल जॉइंट्स की प्रॉब्लम चल रही है। पहले हम अपने जॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद आगे एक्सरसाइज करेंगे। हेलो हेलो। नेक से स्टार्ट करेंगे और नीचे सारे जॉइंट्स को हम एक्टिवेट करेंगे। तो प्लीज़ दूसरी डायरेक्शन में ये आपको इसलिए सब जॉइंट्स एक्टिवेट करे हैं क्योंकि ये बच्चा आपके सबको डांस करवाना चाहता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा वार्मिंग अप हो जाएगी तो थोड़ा डांस अच्छा हो जाएगा, राइट। तो तनिष्क आप बताएंगे कौन से स्टेप्स लेने हैं सबको। बहुत सिंपल है, सब लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मस्ती करेंगे अभी। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप आगे पीछे। थर्ड स्टेप ट्विस्ट करना है थर्ड स्टेप पे, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्लियर। और जब साउंड मतलब बीट चेंज होगी, एक म्यूजिक आएगा अलग सा, उस पे ऐसे करना। स्टेप्स क्लियर हो गए? शुड बी स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप क्या था? फोर्थ स्टेप स्टार्ट करें।
मज़ा आया? बैठ जाइए प्लीज़। शांति। आपको अच्छा लगा? एक्सरसाइज हो गई? ठीक है, तो अभी हम कैंडल लाइटिंग करते हैं, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं हम सभी मिलकर। मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी सभी कैंडल जो लैंप है हमारा स्टेज पे लेकर आए, और हमारे गेस्ट आपके बीच में तैयार हैं। गेस्ट से भी अनुरोध करती हूँ सभी सामने आ जाएं। एसके महापात्रा जी, डायरेक्टर जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस, आप आ जाएं। दलजीत सिंह भंडारी, एजीएम एमटीएनएल कंसल्टेंट डिजिटल इंडिया। अनिरुद्ध चौधरी, एजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी मंच के पास आ जाएं। एसएन भाटिया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वरुण ब्रिवरेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर पेप्सी, गुरुग्राम से आप पहुंचे हैं। नीरज भाई, सीईओ ग्रेन ग्रोवर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रीति, सिस्टर प्रीति भी पहुंच गई हैं, सीनियर डिजिटल कॉन्टैक्ट रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया, स्पीकिंग ट्री। हम चाहेंगे आप सभी स्टेज पर आए और हमारे आदरणीय डॉक्टर गिरीश भाई, जो जिनकी आप सभी राह देख रहे हैं, भाई साहब आप भी मंच पर पहुंचे। और आदरणीय रंजना बहन अगर हमारे बीच में हैं, आप भी पहुंचे मंच पर। और हमारे आदरणीय राजेश दीदी जी जो कबीरागढ़ और वसुंधरा के सेंटर्स का संचालन करती हैं, आप भी मंच पे पहुंचे। डॉक्टर वाणी गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर पुरी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम कहेंगे थोड़े हमारे गेस्ट समय से जल्दी पूर्व पहुंचे ताकि हम इस सेशन को शुरू कर पाएं। आदरणीय रंजना बहन सुन रहे हो तो स्टेज पे पहुंचे। आदरणीय राजेश दीदी जो कबीरागढ़ इंचार्ज हैं सेंटर्स के, पहुंचे। डॉक्टर वाणी आप भी पहुंचे। डॉक्टर पुरी अगर पहुंच गए हैं आप भी आए। चलिए, हमारी बहनें अगर कैंडल्स के लिए तैयार हैं तो पीछे से गेस्ट को कैंडल्स देती जाएं। कुसुम बहन, दीदी कुसुम हमारे बीच में बैठे हैं अलीगढ़ से। दीदी आपका बहुत तहे दिल से अलीगढ़ से पहुंचे आप, ताली तो बजा दीजिए। सुबह सुबह से पहुंच गए आप हमारे बीच। आइए दीदी। एसके महापात्रा जी, डायरेक्टर जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस। दलजीत सिंह भंडारी, एजीएम एमटीएनएल कंसल्टेंट डिजिटल इंडिया। अनिरुद्ध चौधरी, एजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसएन भाटिया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वरुण ब्रिवरेजेस, हमारे बीच में सभी गेस्ट पहुंच गए हैं। और हम सभी अब खड़े होकर, जब आपके ही बिहाफ पे हम सब भी इस कैंडल को कहते हैं, जब भी कैंडल जलाते हैं तो एक बत्ती से कितनी सारी बत्तियां जल जाती हैं। तो हम सब भी खड़े होके अपने परिवार को भी बैठे यहाँ पर, भले हमारे परिवार में से कोई है या नहीं है, लेकिन हम उन परिवार वालों को भी यहाँ बैठकर उन्हें याद देंगे इस खुशी के मौके पर, उनको भी खींचेंगे ताकि वो भी इस खुशी के मौके पर यहाँ पे पहुँच जाएं। और परमात्मा की याद में हम अब दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित करें, हम सभी दीप प्रज्वलित करते हैं। अभी और हम 2 मिनट में मंच पर जो भी हैं कहूंगी कि एक साथ मिलकर खड़े होकर हम सब एक दूसरे को देखें और बहुत प्यार भरी दृष्टि से, संपन्नता से हम इस पूरे हॉल को संपन्न बना दें।
आंखें बंद करके अपने मन के अंदर आज पूरा संडे का दिन है, एक थॉट अपने अंदर ले लें। हैप्पीनेस फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जिसका न कोई संगीत। अब हम सभी अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे और मैं एसके महापात्रा जी जो डायरेक्टर हैं जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस, कहूँगी हमारे आदरणीय राजेश दीदी उन्हें बहुत सुंदर ब्रह्मा कुमारी की तरफ से सौगात दें। एसके महापात्रा जी डायरेक्टर जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस, आदरणीय राजेश दीदी को कहेंगे आप उनको सौगात दें। अनिरुद्ध चौधरी एजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनको भी हम कहेंगे आप सम्मानित करें। दलजीत सिंह भंडारी एजीएम एमटीएनएल कंसल्टेंट डिजिटल इंडिया, मैं आदरणीय डॉक्टर गिरीश भाई से कहूंगी आप ब्रदर को सम्मानित करें। ये परमात्मा की तरफ से हम सबके लिए एक भेंट है। एसके भाटिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वरुण ब्रिवरेजेस, उनको भी सम्मान दें अगर पहुंचे हैं। नीरज भाई सीईओ ग्रीन्स ग्रोवर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनको भी मैं कहूंगी गिरीश भाई आप पुरस्कार दें। प्रीति, सिस्टर प्रीति सीनियर डिजिटल कॉन्टेक्ट रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया, स्पीकिंग ट्री से आप पहुंचे हैं और आज आप भाई साहब का 8 o'clock इंटरव्यू भी लेने वाले हैं। तो डॉक्टर गिरीश भाई की तरफ से आपको, ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से आपको बहुत बहुत सम्मान कि आप यहाँ पहुँचे। बहुत व्यस्तता थी लेकिन फिर भी आप यहाँ पहुँचे हैं। और अभी हम डॉक्टर गिरीश भाई हमारे बीच में हैं। अब मैं कहूँगी डॉक्टर गिरीश भाई से, बहुत अच्छा हमारा सेशन है उसको लेने आप पहुँचे हैं आदरणीय डॉक्टर गिरीश भाई। एक बार 3 ताली बजाकर भाई साहब का पुनः इस प्रोग्राम में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। हाँ, अभी भी सब नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे पता है? मुझे आपके मन की बात समझ में आ जाती है, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ ना। हाँ, कई सोचते हैं कि इनका कोई धर्म का शब्द है, हम क्यों बोले, हम तो अपना बोलेंगे जय हनुमान। परंतु ओम का धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओम के 108 अर्थ है। आपने भी कहीं ऑफिसेस में भी देखा होगा, एक पोस्टर होता है, ओम वेलकम टू गॉड। तो भगवान हमारे बीच में आए तो अच्छा है। हाँ, अच्छा है या बुरा है तो बोलना पड़ेगा ना। कहते हैं ये भी कि भी ओम है ना, वो मूल स्वर था, उसी से सारा विश्व निर्माण हुआ। ओम स्व का भी वाचक है, ओम अर्थात मैं आत्मा। हाँ, तो अभी कोई इतराज है? नहीं है ना? है तो बोल दो हाँ, कि हम नहीं बोलेंगे। ऐसा भी लोगों ने ढूंढा है कि हर धर्म में इसका पर्याय है। अच्छा, ओम शांति। अभी भी आवाज नहीं आ रहा है। भाई जी क्या कर रहे हो 2 दिन से? हाँ, रोज वहां पे कंप्लेन है। पहले ही चेक कर लेने का, वहां जाके ना कोई चेक कर ले कि भी आवाज आ रहा है। अभी ठीक है? नहीं, अभी भी नहीं। ओके ओके, चलो लोग कर रहे, दे विल डू बाय। अच्छा, तो ये क्यों कराता हूं? जैसे आपने खुद भी देखा होगा कि भी हर सेशन में कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिसको कहा गया आइस ब्रेकिंग, कि वक्ता और श्रोता के बीच में है ना बर्फ होता है, वो खुलते नहीं है। तो आइस ब्रेकिंग ऐसी कुछ छोटी सी एक्टिविटी है कि जिससे हम थोड़े फ्री हो जाए। हाँ, तो सब फ्री हो गए। अच्छा देखो, हाँ, कल शाम को कौन कौन थे? अच्छा, कौन नहीं थे? ठहरो ठहरो।
नहीं थे, अच्छा ओके ओके, चलो बहुत अच्छा, मेडिटेशन का सेशन अच्छा लगा ना। हाँ कहीं पे भी देखना, अभी रिपीट तो नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्निक इंपॉर्टेंट है। हाँ सबको थियरी बता दी परंतु प्रैक्टिकल में क्या करना है वही मालूम नहीं। तो वह एक प्रैक्टिकल सेशन था और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने कोशिश की कि उसको सिंप्लीफाई करे। तो मेडिटेशन को बहुत मुश्किल माना जाता है और दूसरा ये मैंने कोशिश की कि वो स्टेप वाइज हो कि भी ये करो, है ना, ताकि सहज हो जाए हमारे लिए कि भी इतना, जैसे कोई रेसिपी होती है ना कि इन चीजों को मिलाओ, ऐसे करो ऐसे करो, तो वैसे मैंने किया था। थोड़ा सा मैं बताऊंगा आज आपको परंतु शायद पूरा रिपीट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट डे भी अगर आपने नोट किया हो, हाँ मैंने कहा शुरुआत की, याद है फर्स्ट सेशन में, है ना, शुरुआत कहाँ की? हाँ नहीं सुन रहे ना? हाँ याद है? देखो फर्स्ट डे, फर्स्ट सेशन, स्टार्टिंग, पहली बात है ना, मैंने आपको कहा था कि भी फिजिक्स के आधार से, हाँ ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है, आज जो सब एटॉमिक फिजिक्स कहा गया, और साइंटिस्टों ने क्या पाया कि एक एटम कैसे काम करता है, न्यूटन के जो लॉ हम स्कूल में सीखे हैं, परंतु आगे जब आइंस्टाइन चिंतन करने लगे और जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, हाँ इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स, अभी तो बहुत सारे हो गए, तो उन्होंने ये देखा कि वह कैसे व्यवहार करते हैं, वो एटम की तरह नहीं है। जैसे भी जो एटॉमिक लॉज है वो तो ये कहेगा कि भी एप्पल झाड़ से गिरेगा नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन सब एटॉमिक फिजिक्स कहता है ऊपर भी जा सकता है। अभी देखो बहने जवाब देना, रास्ते में कोई व्यक्ति आपको कहे कि मेरे में से 1,00,000 एटम आप में प्रवेश कर रहे, आप में से मेरे में प्रवेश कर रहे, तो क्या करेंगे? चप्पल मारेंगे। परंतु ये सत्य है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रिनोज, भी न्यूट्रिनोज, आपके न्यूट्रिनो मेरे में प्रवेश कर रहे, मेरे आप में प्रवेश कर रहे। हाँ करीब 10,000 न्यूट्रिनोज जो महात्मा गांधी के शरीर में थे हमारे शरीर में भी है। हाँ आपको लगेगा डॉक्टर का दिमाग खिसक गया है, परंतु आज कोई फिजिसिस्ट को पूछो तो कहेगा ये सत्य है। तो जो शुरुआत मैंने की थी कि ये सारा विश्व, या तो कम से कम हमारा अस्तित्व है ना, जैसा दिखता है वैसा नहीं है। याद है ना कि पृथ्वी गोल नहीं दिखती है परंतु गोल है। दिखाई ये देता है कि सूर्य पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, लेकिन सत्य नहीं है। तो इसे वास्तव में ये सारा विश्व, हमारा अस्तित्व सिर्फ वाइब्रेशंस है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कंपन है। कल शाम को जो थे मैंने बताया था, विषय आज शाम का है वास्तव में, जिसको कहा क्वांटम जंप, कि एक परमाणु अभी दिल्ली में मिलता है, दूसरी मिली सेकेंड बॉम्बे में मिलता है। उसने वह जो रास्ता है वह तय नहीं किया। तो ऐसा हम जीवन में भी कर सकते। हाँ इसमें भी आपको आश्चर्य होगा, कहते हैं कि हमारे में भी एक क्वांटम फील्ड है। और एटम कैसा है मालूम है? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या और कोई तरीके से जब तक एटम को देख रहे हैं तो वो पॉइंट है, देखना बंद करो तो घूमने लगता है, कहते वेव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये जो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि द होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशन। एक आम व्यक्ति को भी समझाना हो कि भी आप किसी के घर में गए,
है ना। आपको मालूम नहीं कि वहां किसी की मृत्यु हो गई है ना, आपको पता नहीं है, परंतु अब वहां जाते ही आपको लगता है कि भी यहां तो कुछ दुख है, किसी ने कुछ बोला नहीं। हाँ, आपको ऐसा कोई भी मैसेज नहीं मिला कि जिससे ये पता चले कि इस घर में किसकी मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी वहां जाते हो तुरंत आपको लगता है कि कहीं तो दुख है ना। बहुत साल हो गए, हम बॉम्बे से माउंट आबू में लोगों को बस में ले जाते थे, क्योंकि तब डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। तो जो साधक थे उनको तो ये मालूम होता था कि भी हम कोई आश्रम में योग सीखने के लिए जा रहे, परंतु ड्राइवर को पता नहीं होता था। ड्राइवर को तो उसके जो भी है कंपनी, उसने कहा कि भी ये बस को माउंट आबू ले जाना है। हाँ, वो तो ये समझते थे लोग घूमने जा रहे हैं। परंतु जैसे ही माउंट आबू में जो कॉम्प्लेक्स है, छोटा सा है, जो पुराना कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं पांडव भवन, बहुत छोटा है। आर्किटेक्चर रूप से देखो तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि करीब समझो ना 70-80 साल पहले वो पुराने से मकान बने। लेकिन फिर भी जैसे ही वो आंगन में जाते थे, ड्राइवर भी कहने लगते थे कि बहुत शांति है यहाँ पर, अर्थात कि वह वाइब्रेशंस है। तो बस इतना टाइम क्यों लिया मैंने, ये बताने के लिए कि अब हमें वहां काम करना है। सदा के लिए आपको सुख चाहिए, है ना, स्वास्थ्य को भी अच्छा करना है, तो इस लेवल पर काम करना है। और जो एक विचार भी आता है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। समझो कि आपको गुस्सा आया, डर लगा, ईर्ष्या हुई, जो आपने खुद फील किया, तब तो चलो हर व्यक्ति मानेगा कि भी अच्छा नहीं है, शायद इसका कुछ बुरा प्रभाव मेरे शरीर पे भी पड़ रहा है। परंतु ऐसे ही अभी देखो, मैं भी सोच रहा था, अभी ये कर रहे थे ना कैंडल लाइटिंग, हाँ, कुछ लोग सोचते हो कि हम तो डॉक्टर को सुनने आए, टाइम क्यों वेस्ट करते। विचार आया किसी को? नहीं आया? बोलते नहीं, आया होगा जरूर। कि भी हमको तो सुनना है, क्या कर रहे हैं लोग। तो उसकी भी नेगेटिव इफेक्ट है। ऐसा विचार आए वह भी वो नेगेटिव इफेक्ट। अभी हमको करना क्या चाहिए कहीं पे भी, ये तो एक सिंपल मैंने अभी का उदाहरण लिया कि भी स्टेज पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको क्या करने का, मैंने ऑलरेडी बोला क्या करने का, हाँ, कि वीडियो कैमरा की तरह देखो। हाँ, सोचो नहीं, आप लोग सोच रहे थे, कैमरा नहीं सोच रहा था, उसने तो रिकॉर्डिंग किया, क्या हो रहा है। समझ रहे? क्योंकि मैं आपको समझाना क्यों चाहता हूं कि वो इतना सा भी विचार किए टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। या तो चलो ऐसा भी कि भी कुछ लोगों को बुलाया, हो सकता है आप भी डॉक्टर, तो बोले मेरे को क्यों नहीं बुलाया, है ना, मैं भी डॉक्टर हूं। हाँ, हमारी कॉन्फ्रेंस में तो झगड़ा होता है, हमारी साइकियाट्रिस्ट की कॉन्फ्रेंस होती है तो मारा मारी हो जाती है, किसको बुलाया, मेरे को क्यों नहीं बुलाया। तो वो थॉट भी है ना, गुस्सा आना अलग बात है, अपसेट हो जाना अलग बात है, परंतु वो जब विचार भी आता है ना, तो ब्रेन करीब 1000 केमिकल्स निर्माण करता है, और वो आपके बुरे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं कि जिसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है आपके शरीर पर। और चलो पॉजिटिव नहीं भी सोच सकते, परंतु ये जरूर करो कि भी आंखें कैमरे का काम करे, भी जैसा है वैसा है, मुझे सोचना नहीं है। कान क्या करे, क्या करेंगे कान, हाँ, रिकॉर्डिंग मशीन का काम करे। हाँ, रिकॉर्डिंग मशीन सोचता नहीं, हम सोचते। हाँ, जीभ क्या करेगी, सेंसर का, हाँ याद रखो, मैं रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपके विचार नहीं चलेंगे,
और ये बहुत बड़ी बचत है वास्तव में। जैसे आप 100 रुपया भी कहीं आपका गिर गया तो उठा लेंगे ना, कि छोड़ देंगे। तो उससे भी ज्यादा ये थॉट इंपॉर्टेंट है कि एक भी, जिसको मैं कहता हूं कि यह है व्यर्थ विचार, ये नेगेटिव नहीं है, ये टॉक्सिक भी नहीं है। भी गुस्सा आना टॉक्सिक विचार है, ये सोचना कि मेरे को क्यों बुलाया नहीं, वो नेगेटिव विचार है। और ये सोचना कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या है, वेस्ट थॉट है। क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा है। आप चाहे तो भी बैठ के ध्यान भी करने लगो, कि थोड़ा सा जो इससे पहले सिखाया था उसका रिवीजन करने लगो, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है ना, और वो सारी सूक्ष्म बात को हमें समझना है। अच्छा देखो, आज का जो विषय है, मैंने आपको पहले दिन भी शायद बताया था कि मनोविज्ञान में सबकॉन्शियस जैसा कोई शब्द है ही नहीं। भले बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस, तो इसलिए मैं ये यूज करूंगा डीप कॉन्शियसनेस। यह तो प्रूव है कि एक तो जिसके बारे में हम सजग है, और दूसरा एक थोड़ा डीप है कि जो अभी आपको याद नहीं आता है, 2 दिन के बाद याद आ जाएगा कभी। तो वह बहुत सारी चीजें डीपर लेवल पर है ना। जो कुछ भी घटित हुआ है, आप मां के गर्भ में थे तब से अब तक जो कुछ भी घटित हुआ, वो सब की इंप्रेशन आत्मा पर है। मनोविज्ञान तो यहां तक मानने लगा कि सारे विश्व में जो घटित होता है, सेगमेंट फ्रॉइड वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को थोड़ा सिस्टमैटिक रूप दिया, है ना। तब तक वो सिस्टमैटिक नहीं था, सब अपनी अपनी बातें बोलते थे। फिर उनके शिष्य थे कार्ल यूंग, जो थोड़ा उनसे उन्हें हट करके भी वो सोचने लगे। और कार्ल यूंग ने यह कहा कि सारे विश्व में जो कुछ भी घटित होता है वो सब की हमारे पर इफेक्ट है। का कहीं बार जो स्वप्न आते हैं उसका आधार कुछ और, हमको लगता है तो कभी मैंने स्वप्न सोचा ही नहीं है, ऐसा कुछ देखा ही नहीं, कहां से आया है। तो ये बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो यह है कि एक डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, और वो आज हमें कंट्रोल कर रहा है। सारे दिन में जो कुछ भी आपके विचार आते हैं, जो आप कर्म करते हैं, जो आप में भावनाएं निर्माण होती है, उसका बहुत बड़ा आधार जो है वह है आपका डीपर कॉन्शियसनेस ना। डीपर कॉन्शियसनेस या तो आपको कुछ करने नहीं देता है या फोर्स करता है कि करो। आप नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको लगता है भी मैंने तो कभी भी मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो मुझे करना ही नहीं है, फिर भी मैंने कर लिया। तो कहेंगे कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वहां पर है। एक प्रकार से डीपर कॉन्शियसनेस है ना, वो बॉस है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। और जो हमारा कॉन्शियस है, जिसके बारे में हम सजग है, जिसके बारे में हम जागृत है ना, वह एक वर्कर है। क्योंकि जो एग्जाम्पल देते हैं ना वो सब सही नहीं हो। अगर प्रैक्टिकल में देखो तो जो वर्कर है ना वो इंटेलिजेंट है और मैनेजिंग डायरेक्टर अनपढ़ है। कभी कभी ऐसा होता है ना। हमारे एक बहुत बड़े बिल्डर है, उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, वो साइन भी गुजराती में करते हैं। बहुत बड़े बिल्डर है, उन्होंने बहुत सारे एडवोकेट रखे, कुछ भी दो एडवोकेट पढ़ के बताएगा साहब इसमें क्या है।
तो हमारे में भी क्या है, हाँ? जो बॉस है, बॉस कौन है? डीपर कॉन्शियसनेस, और वर्कर है कॉन्शियस, परंतु बॉस अनपढ़ है और वर्कर है ना वो डबल ग्रेजुएट है। अर्थात कि भी कॉन्शियस इंटेलिजेंट है, सब कॉन्शियस चलो आम शब्द है, तो सब कॉन्शियस है वह अनपढ़ है। तो इसके कारण अभी फर्क क्या आता है कि कॉन्शियस जो है वो तर्क लगाता है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है ये गलत है, परंतु जो सब कॉन्शियस है ना वह तर्क नहीं करता है, क्योंकि उसको आता ही नहीं, उसमें जो डाल दिया है वो करते रहता है। जैसे कहना एक अनपढ़ मजदूर को सिखा दो भैया ऐसा करो तो करता रहेगा, है ना, वो अपनी अक्ल उसमें नहीं लगाएगा। हाँ, ध्यान दे रहे हैं ना अभी, क्योंकि भाई वो सबकॉन्शियस अपनी अक्ल नहीं लगाता है, और वही तो मैनेजिंग डायरेक्टर है। नहीं, अभी गड़बड़ ये है यहां पर कि वह अनपढ़ है और वापस मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा ही सिखाओ कि कुछ गलती ना करे, है ना, नहीं तो फिर आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, वो गुस्सा करता ही रहेगा। वो किसी को हेट करता ही रहेगा। और ये जो हमारा डीपर कॉन्शियसनेस है, जब तक बच्चा 5-6 साल का होता है ना बहुत एक्टिव है। इसीलिए देखो भी एक बच्चे को बेंगलोर में भेज दो, 6 महीने में क्या होगा, क्या होगा, कन्नड़ा सीख जाएगा। बड़े को भेजो 6 महीने में 6 शब्द भी नहीं सीखेगा, क्योंकि उनका वो जो डीपर कॉन्शियसनेस है ना एकदम एक्टिव है, उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। क्यों पता है, क्योंकि बच्चा तर्क से नहीं सोचता है। हम बड़े होते हैं तब वो तर्क लगाते, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सही है, ये गलत है, परंतु बच्चे का वह एक्टिव नहीं है। तो जो सब कॉन्शियस में तुरंत वो एक बार सुनेगा ना कन्नड़ा के 4 शब्द, दूसरे दिन 4 और रिपीट कर देगा वो। और कई भाषा, हमारे पास एक लड़का था, जैसे नहीं कन्नड़ा उनकी मातृभाषा थी, इंग्लिश उसके दादा बोलते थे, मराठी उसकी दादी बोलती थी, हिंदी उसकी माँ बोलती थी, तो सब भाषा सीख गया एकदम फ्लुएंट। आश्चर्य होता था, 6 साल का बच्चा सब भाषाएं फ्लुएंटली बोल रहा है, क्योंकि बचपन से अलग अलग रिश्तेदारों से उन्होंने वो अलग अलग सुना और बच्चा सीख गया। अब है ना बचपन में, ये तो पॉजिटिव मैंने एग्जांपल दिया, परंतु कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप छोटे थे 5-6 साल के, आपके दादी ने बोला कि तुम्हारी माँ खराब है ना, सासू और बहू का झगड़ा होता है ना कि तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, और आपके अंदर बैठ गया, तो अब जीवन भर माँ को हेट कर सकते। इसलिए अब उस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूं कि आपको एक तो अभी जो हमारा विषय तो है हैप्पीनेस और हेल्थ, परंतु उससे भी आगे बढ़े कि आपको सफलता पानी है, जीवन में आपके गोल्स तक आपको पहुंचना है, आपको जीवन में परिवर्तन लाना है, कुछ व्यसनों से मुक्त होना है। आप खुद सोचते कि आदतें अच्छी नहीं है, उस पर विजय प्राप्त करना है, तो भी ये जो डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, उसको ठीक से प्रोग्राम दे दो। वह जो वर्कर है उसको अच्छे से सिखा दो कि भैया ऐसे ऐसे करना है, वो बस करता रहेगा। फिर बोलने में इजी है, परंतु प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखें तो 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। एक तो ये
कि हमें वह सब कॉन्शियस के साथ संपर्क करना पड़ेगा। हाँ, कई बार होता है ना, आप मुझे फोन करते आवाज आता ही नहीं तो आप क्या कह रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा हूं, या तो चलो वर्ड कनेक्शन जुटा ही नहीं, तभी भी आप मेरे से बात नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं है ना, तो अभी आपका कॉन्शियस सुन रहा है, कॉन्शियस तर्क कर रहा है, परंतु सब कॉन्शियस नहीं सुन रहा है। सब कॉन्शियस तक वह संदेश जा ही नहीं रहा है। अभी सारी प्रक्रिया में हमें अभी कुछ ऐसा करना है कि वो कनेक्शन जुटे। वो कब जुटता है? हाँ? एक तो जब हम सो जाते हैं ना तो सब कॉन्शियस एक्टिव होता है, परंतु तब कॉन्शियस सो गया है तो अभी वो कनेक्शन फिर से नहीं होता है। अभी क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस को कुछ मैसेज नहीं दे पाएगा, वो तो उसमें जो है वो स्वप्न के रूप में आपको दिखता है। और जागृत है, समझ गए ना? अब एक कनेक्शन कब जुटता है? एक तो कि जब आप जाग भी नहीं रहे सो भी नहीं रहे, उसके बीच की स्थिति में हो। जब भी सोने लगे ना तो थोड़ा टाइम 3-4 मिनट जितना भी, कि जब गहरी नींद में जाते हो वो बीच में सबकॉन्शियस एक तो एक्टिव है। दूसरा कि कोई भी विधि से जब आप रिलैक्स होते हैं, जब शरीर और मन थोड़ा अच्छे से रिलैक्स हो जाता है, तब भी कॉन्शियस भी जागृत है, सबकॉन्शियस भी जागृत है। अभी वो कनेक्शन जुटता है और उसमें मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। मेडिटेशन में न केवल यह स्थिति बनती, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए एक तो ये कहेंगे कि भी मेडिटेशन सबसे अच्छी बात है कि जिससे हम इस कनेक्शन को जोड़ पाए। क्योंकि ये एक तो कोई कहे हम रिलैक्सेशन करेंगे, ठीक है, परंतु उतनी देर में, जैसे कल सबको अच्छा अनुभव हुआ ना जो शाम को थे, अभी थोड़ी से टाइम में अगर हम इतने रिलैक्स हो जाते तो क्यों ना करें, नो? और एडिशनल बेनिफिट्स भी है सारे। अब वह जो सबकॉन्शियस को हमें, जिसको कहेंगे भी प्रोग्राम देना है, कंप्यूटर को प्रोग्राम देते हैं ना, ऐसे ही अब हमें ये डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भी प्रोग्राम देना है। तो उसका बेसिक समझना है ना, फाउंडेशन है, मैं रिपीट करता हूं। हाँ, सबकॉन्शियस कैसा है? कैसा है? बोलो बोलो, कैसा है? अनपढ़ है। हाँ, बोलने का मैंने आपको बोला ना, क्यों पूछता हूं? हाँ, आप ये कहेंगे सिंपल से प्रश्न क्यों पूछते, क्यों पूछता हूं? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, क्यों? पहले दिन बोला नहीं, जिनका मन यहां वहां चला गया ना, जो दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, वापस आ जाए कि भैया क्योंकि ना थोड़ी देर में मेरा आवाज तो माँ की लोरी बन जाता है मन चला जाता है कहीं, तो आपका आवाज है लोगों को जगाएगा कि भैया प्रेजेंट में आ जाओ। ओके, ठीक है। तो इसी बात को समझ करके हमें आगे बढ़ना है। पहला तो एक ऐसी स्थिति निर्माण करने की कि जिससे वो कनेक्शन जुटे। इसीलिए जब आप सोने लगते हैं ना, मोस्टली मैंने भी आपको कहा था वो टाइनी हैबिट्स बोला था, छोटी छोटी आदतें डालो। हाँ, सवेरे उठते ही क्या करने का नहीं बोला? क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, वो क्यों मालूम है? क्योंकि अब जैसे उठे ना, आंख खुली, सबकॉन्शियस थोड़ा एक्टिव है 2-5 मिनट तक। हाँ, किया किसने? किया ना? पक्का? हाँ, पक्का करो। हाँ, उठते ही नेगेटिव थॉट नहीं, उठते नहीं माय गॉड आज तो दूसरा प्रॉब्लम, अभी बॉस को फेस करना पड़ेगा तो वही अंदर जाएगा। उससे अच्छा उठते ही क्या करो, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ी देर आप करके देखना, अभी छोटी सी हैबिट है।
परंतु छोटी सी हैबिट भी आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। शुरू में शायद नहीं लगेगा, आप 8 दिन भी कर लो, उसका रिजल्ट मिलेगा, फिर आप रेगुलर करने लगे हो। ऐसे ही जब सोने लगो तो क्या करने का बोला, नहीं बोला, क्या बोला? हाँ अच्छा, हाँ देखो, जस्ट सोने लगो तो सबसे पहले तो है कि आज अच्छा क्या क्या हुआ, बुरा भी हुआ है, नहीं मैं कह रहा हूं कि बुरा नहीं हुआ, परंतु बुरे को याद नहीं करना है ना, हमको अच्छे को याद करना है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, ये जरूर करो, देखो आपको अच्छी नींद भी आएगी। जो लोग कहते हैं ना नींद नहीं आती, मुझे आश्चर्य होता है। हाँ भले रोज हमारे पास तो रोज पेशेंट बोलते हैं नींद नहीं आती है। नींद एक्चुअली नेचुरल है। ये सब चीजें देखो, भूख, नींद, सुख, ये सब नेचुरल है। वो कब, जब आप कुछ उसमें उल्टा पुल्टा करते हो ना, तब वो बिगड़ता है। नेचुरल लाइफ को लीड करो, तुरंत सो जाएंगे आप। और उल्टा क्या हुआ है कि एक तो हम नेगेटिव सोचते हैं कि आज बुरा क्या क्या हुआ, है ना, उसके अलावा ये भी, आज इसने मेरे से ऐसा व्यवहार किया, अभी मैं इसको देख लूंगा। आप सोते सोते ढूंढते हैं कि कब देखता हूं, अभी कब चांस मिलता है, इसको बरोबर करता हूं मैं। सोचते हैं ना, देखो हंस रहे मतलब सोचते। तो ये जो सब है ना, वो आपको एक्टिव कर देता है, नींद को भगा देता है, क्योंकि नेगेटिव मैसेज गया ब्रेन को, केमिकल्स भी सारे नेगेटिव गए। आपको लगे कि बहुत जरूरी है, सब करना ही पड़ेगा, मेरे को उसको देखना है। या कोई काम की बात याद आई कि कल का क्या क्या काम करना है मुझे कल, वो सोचो कल सुबह उठ के करूंगा, है ना, अभी तो अच्छे से सोना है मुझे। तो भी आप कहेंगे डॉक्टर विचार तो आएंगे, जो टाइम है 3-4 मिनट का, जितना भी, मुझे विचार तो आने वाले। तो क्या सोचो, तो सबसे अच्छा है जिसको कहा ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचो। पहले दिन वो एक्सरसाइज कराई थी ना, हाँ, किसको किसको धन्यवाद किया, किया ना, सबको धन्यवाद। हाँ, तो वो याद करो कि किसने आपको मदद की। हाँ, ऐसे कुछ अनजाने लोग भी होंगे कि जिसको आप जानते भी नहीं थे, आपको मदद करके गए, तो है ना, उसको याद करो। और वह जो है एक उपकार की भावना है ना, ग्रेटिट्यूड की भावना है, वह दो। तो देखना पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होंगे, पॉजिटिव केमिकल रिलीज होंगे, आप तुरंत सो जाएंगे। और आप चाहे तो अब उसको प्रोग्राम भी कर सकते, सबकॉन्शियस को भी कुछ प्रोग्राम दे सकते कि सवेरे 5 बजे उठने ही वाला हूं। ब्रह्मा कुमारीज में 4 बजे उठते, चलो छोड़ दो, आप कहेंगे हम योगी नहीं हैं, परंतु आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज बहुत सारे टॉप मोस्ट सक्सेसफुल पीपल 5 बजे उठते हैं। गूगल के सीईओ 5 बजे उठते हैं। वो लोगों ने लिखा है सारा कि हम लोग 5 बजे उठते हैं। जिसको कहा 5 o'clock क्लब, क्लब के मेंबर होते हैं ना, तो ये 5 बजे उठने का क्लब। उन्होंने कहा कि भाई फिर बहुत हमारे पास टाइम होता है, जल्दी उठ जाते हैं, तो एक तो सेल्फ के बारे में सोचने का भी टाइम होता है, क्योंकि बाद में तो ऑफिस का बहुत काम है। उसके अलावा और चीजों के लिए भी एक्सरसाइज के लिए टाइम होता है, मेडिटेशन के लिए टाइम होता है। तो अगर आपको लगता है मुश्किल है, सोते सोते सबकॉन्शियस को एक पावरफुल थॉट दो कि 5 बजे मैं उठने ही वाला हूं, 5 बज गए और मैं उठ गया हूं। कोई विचित्र चित्र निर्माण करो,
ऐसे भी हमारा कॉन्शियस भी विचित्र चित्र को जल्दी याद रखता है। आप घर से यहाँ आए, रास्ते में बहुत लोग दिखाई दिए परंतु याद नहीं है। कोई बड़ी बड़ी मूंछों वाला था तो वो आपको याद है ना। कोई पागल की तरह ऐसे ऐसे घूम रहा था तो वो आपको याद है, क्योंकि वो विचित्र था, है ना। तो ऐसे ही ये जो डीप कॉन्शियसनेस है उसको भी हमें विचित्र चित्र देना है। एक सिंपल मैं देता हूं, खुद करता हूं इसलिए आपको बोलता हूं। जो भी टाइम होता है ना, ये सोचने का कि भी घड़ी में 5 बजे उसको मैं लटक गया हूं, अब ये घड़ी का कांटा आगे ही नहीं जा सकता है। हाँ, तो वो सब कॉन्शियस याद करेगा कि 5 बज गए, जाग जाओ अभी। या और कुछ भी कि भी मैं शांत हो रहा हूं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मैं जैसा भी हूं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं। और ऐसा क्यों मालूम है कि ये जो डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, उसको पास्ट और फ्यूचर टेंस वहां ही नहीं। हाँ, ऐसी कोई जगह हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो वर्तमान में ही जीता है ना, अपने पास्ट को भूल गया। हम जानते हैं ना कई बार कि वो पास्ट को भूल ही गया। ऐसा भी सोच लो कि जिसको भविष्य का भी कुछ मालूम ही नहीं है। तो डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियस के लिए एक ही टेंस है, हमारे लिए 3 टेंस है। और कौन सा? वर्तमान। सोते सोते का कल सवेरे मुझे अच्छा लगेगा तो उसको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो तो भविष्य उसके लिए है ही नहीं, उसके लिए तो वर्तमान ही है। बस ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है ना, मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है, बस पूरा वर्तमान, और पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं। ऐसा भी नहीं बोलो वो भूतकाल को भूल जा, उसको मालूम ही नहीं भूतकाल में क्या हुआ था, वो सब कॉन्शियस को मालूम है। जब जागृत स्थिति में सब सोचो चलेगा, लेकिन जब आपका ये गोल है कि मैं ये डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को प्रोग्राम कर रहा हूं, तो तब ये सब नहीं। फिर सवेरे सवेरे उठ के भी बोला था ना, उठ से ही पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, क्योंकि तभी सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। और न्यूज़पेपर मतलब है ना, भी आदमी ने कुत्ते को मारा वो न्यूज़ नहीं बनता है, कुत्ते ने आदमी को मारा तो न्यूज़ बन सकता है ना? तो सारा नेगेटिव। तो इसलिए पढ़ो, भले पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, मैं भी पढ़ता हूं, परंतु थोड़ा 1-2 घंटे की बात। भी पहला, हाँ, ऐसे तो आइडियली तो चाय भी नहीं पियो, लेकिन तो भी नहीं, अगर आप पीते तो मैं आपको तरीका बताता हूं। आज कहीं है चाय नहीं पीते तो आंखें नहीं खुलती है, तो अगर चाय पीने आपको आवश्यक लगता है तो पहले ये ना 1-1.5 गिलास पानी पी लो। ये सब गोल समझते है ना। वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी है, वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है ना, उससे पेट भी साफ होता है। तो थोड़ा सा भी, भले 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा भी इसबगोल ले लो और ग्लास भर के पानी पी जाओ, तो क्या होता है, इसबगोल ना फूल जाता है, वो पानी को एब्सॉर्ब करता है ना। और फिर चाय पिएंगे तो एसिडिटी नहीं होगी, वो जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं होगी। कॉफी तो अवॉइड ही करो, हाँ? चाय में भी कैफीन है परंतु थोड़ा कम मात्रा में। कॉफी क्या करता है कि पानी को खींचता है, वो डिहाइड्रेशन होता है एक्चुअली। कभी आप देखना दिन में थोड़ी ज्यादा कॉफी पी लो ना, आपको चक्कर भी आने लगेंगे, क्योंकि सारा पानी है वह शरीर का जो आवश्यक पानी है वह एब्सॉर्ब हो गया। अच्छा, भी और थोड़ा कि और अच्छे से हमें प्रोग्राम करना है अपने आप को, तो बेस्ट वे है मेडिटेशन करो।
ये नहीं बोलो टाइम नहीं है। असफल लोगों के पास टाइम नहीं है, सफल लोगों के पास सब चीज के लिए टाइम है। सफल व्यक्ति के लिए एक्सरसाइज करने का भी टाइम है, बच्चों से खेलने का भी टाइम है, हाँ, पत्नी से बैठ के शांति से बात करने का भी टाइम है। क्यों मालूम है क्यों ऐसा? कि असफल लोगों के पास टाइम नहीं है, सफल लोगों के पास टाइम। उल्टा होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि वो प्लानिंग करते हैं। असफल व्यक्ति प्लानिंग नहीं करता है। नहीं, आप यहां से घर जाएंगे फिर याद आएगा कि सब्जी खरीदने, वापस नीचे उतरो। अरे भैया लिख के रखो आपको क्या लेके जाना है ना। तो बस थोड़ा सा प्लानिंग करो, और वो भी दिमाग में नहीं है, लिखो। ऐसा भी कहा गया है कि लीडर्स आर रीडर्स, कि जो लीडर है ना वो लोग पढ़ते हैं। तो मैं ये भी कहूंगा कि भी सक्सेसफुल पीपल आर राइटर्स। अभी तो मोबाइल में भी नोट पेन आ गया ना, उसमें भी लिखो, या छोटी सी भी डायरी रखो। चलो आप कहेंगे नहीं है ना, डायरी रख लो, जब भी याद आए ना तुरंत लिखो। बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट अपना टॉपिक नहीं है, वो अलग बात है, परंतु कम से कम लिखना शुरू करो, फिर इंपॉर्टेंस भी दो उसको थोड़ा सा। तो आपके पास मेडिटेशन के लिए जरूर टाइम मिलेगा। और दूसरी एक बात कि इसको प्रायोरिटी देनी है। आपको बताया था ना कि ट्रेन पकड़नी है तो आंख खुल जाती है, मेडिटेशन करने के लिए नहीं खुलती है। भैया ट्रेन छूट जाएगी तो चलेगा, ये जीवन छूट गया तो हार्ट अटैक आ गया तो इसलिए बस इसका इंपॉर्टेंस है, कभी प्रायोरिटी, जिसको आप महत्व देते वह करते हैं। तो ये सोचो कि भी इसको भी महत्व मुझे देना है। टाइम मैनेजमेंट में भी एक आता है जिसको कहते हैं टाइम वेस्टर्स। हमारा ना, आप देखना, एक ट्राई करना आज के दिन भी, अभी से लेकर के शाम को आओ तब तक आप बहुत कुछ सोचो, इसमें कहां कहां मेरा टाइम वेस्ट हुआ, क्या मैं उसमें बचत कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल घर में मेहमान आए, तो किसी का जरूरी भी है कि भी कोई एकदम नजदीक के आपके रिश्तेदार है, भी बहुत समय के बाद आए, आधा घंटा भी देना पड़ेगा, परंतु सबके लिए जरूरी नहीं है ना। जरूर वेलकम करो, चाय पानी पिलाओ, ओम शांति, कुछ भी बोलो भी मैं बिजी हूं, और वो नाराज हो जाए तो उसका प्रॉब्लम है। आपने वेलकम तो किया, चाय पानी भी पिलाया। फोन भी आते हैं ना, देखो फोन को 10 सेकंड में काटना या 10 मिनट पे तक बात करना आपके ऊपर है। आपके प्रायोरिटी होगी ना कि मुझे मेडिटेशन करना है, या जो भी प्रायोरिटीज, तो आप वो 10 सेकंड में उसको बोलेंगे भैया अभी मेरे को कुछ काम है, या जब मैं इस समय पे फ्री होऊंगा ना तभी आपको फोन करता हूं। सचमुच करो। तो ऐसे टाइम वेस्टर्स आप ढूंढो। बहुत बड़ा टाइम वेस्टर तो टीवी है। हाँ, मैंने एक भी सीरियल देखी नहीं है, मुझे आश्चर्य होता है। मैंने एक बार सोचा कि मैंने क्यों सीरियल देखी नहीं, लोग इतनी सारी सीरियल्स देखते हैं। मैंने सोचा कि ये शायद मेरी कमजोरी है, ये मेरी वीकनेस है कि मेरे में पेशेंस नहीं है। वो अंत आना चाहिए, पिक्चर का अंत आता है 3 घंटे में, है ना, सीरियल का अंत आता ही नहीं। तो मतलब आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको लगे कहाँ, बट उसका टाइम फिक्स अगेन, कि भी इतने टाइम में मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा। आप खुद सोचो, सीरियल अच्छी लगती है कोई बात नहीं, लेकिन उतना सा कि भी 15-20 मिनट ही, उससे दूसरे दिन मैं वेट नहीं करना, 3 बज गए अभी वो आने वाला है,
सब काम छोड़ के 3 बजे पहुंच गए। बाद में देखना आप। और इसको जैसे मैं कहता हूं ना कि भी हम 24 घंटा काम नहीं कर सकते, है ना। अगर हम समझो कि भाई 17 घंटा जागते हैं, 16 घंटा 17 घंटा हम जागते हैं, तो सारा समय आप, मैं स्टूडेंट को भी ये बोलता हूं कि भी तुम 17 घंटा नहीं पढ़ सकते हो, तुमको है ना बीच में कुछ तो चाहिए रिलैक्स करने के लिए। तो ये करना है कि भी बच्चों को मैं तो बताता हूं कि अच्छे से पढ़ो। जब आपको लगे ना 2-3 घंटे में अभी तो थक के ठूस हो गए, अभी कुछ भी अंदर में जा नहीं रहे, तो कुछ ऐसा सोचो कि क्या रिलैक्स करेगा, और वह एक्टिव हो तो अच्छा है। जैसे बच्चे ने डांस किया ना, अच्छा है कि भी ऐसे 5 मिनट करो, अगर आप फ्रेश हो गए फिर से पढ़ाई। कोई बच्चे का भी हो सकती है आसमान में जाके देखता है 2-4 मिनट और उसको अच्छा लगता है, 5 मिनट लेट गया तो भी फ्रेश हो गया तो अच्छा है। वो टाइम को बढ़ाना नहीं है। आज बहुतों का आप में भी होता होगा, ऑफिस से आए रिमोट लेके बैठ गए, है ना, 2 घंटे तक बस टीवी ही देख रहे हैं। तो उससे शायद आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, परंतु प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। आपको जीवन में सफल भी होना है ना, सुख भी प्राप्त करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, कुछ चिंतन भी करना है। तो इसलिए वह पीरियड को कैसे आप कम कर सकते हैं। और फिर बस अभी जो बात ये थी कि मेडिटेशन करो, कम से कम कहेंगे करीब 12 मिनट्स। उसकी अगर इफेक्ट लानी है आपको, आगे चल के हो सकता है जल्दी भी, परंतु शुरुआत अगर है तो एटलीस्ट 12 मिनट से 20 मिनट्स तक करो। इस पर रिसर्च भी हुई है। कभी कभार आप ज्यादा कर सकते हैं, परंतु डेली जब करते हो तब बस 20 मिनट्स मैक्सिमम। आप कहेंगे साहब मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, तो क्या मैं 1 घंटा नहीं करूं? तो ये साइंटिफिकली कहेंगे कि दिन में 4 बार करो आप। आपके पास ज्यादा टाइम है, आपने सवेरे किया, वापस 10 बजे किया, वापस 4 बजे किया, वापस 7 बजे किया, ऐसे आप 20-20 मिनट ब्रेक करेंगे तो ज्यादा अच्छी इफेक्ट होगी। क्योंकि 20 मिनट जो बेनिफिट्स होता है ना, वो 20 मिनट्स के बाद वो कंटिन्यू, ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, वहीं के वहीं आप रहते हो। तो उतना टाइम अच्छे से करो। और फिर एंड में, कल शाम को जो लोग थे, है ना, मैंने आपको स्टेप्स बताए थे ना, वो अंत का क्या स्टेप था? लास्ट स्टेप, हाँ लास्ट स्टेप क्या क्या? हाँ नहीं, मेडिटेशन के स्टेप था ना, शरीर और मन को तैयार करो, फिर विचारों की गति को शांत करो, फिर आत्मचिंतन और हाँ, फिर परमात्मा अनुभूति, फिर भूल गए वो इंपॉर्टेंट है लास्ट क्या? हाँ अप्लाई, करेक्ट। देखो ताली बजा दो, एक तो व्यक्ति है जिसको याद आया कि अभी भले 10 सेकंड भी हो सकता है, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 2-4 तो थॉट दो कि अभी ये जो अनुभव हुआ उसको अप्लाई कैसे करूंगा। जैसे भी ये एक्सपीरियंस हुआ तो अभी मैं सारा कार्य शांति से करूंगा, मैं पूरा कार्य पूरी एकाग्रता से करूंगा, मेरी धैर्यता बढ़ रही है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, ऐसा कुछ। अब यहां पर आप सबकॉन्शियस को भी अफर्मेशंस दे सकते हैं। वो जो टाइम है अभी आपका, ये डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एक्टिव हो गया है, तो तब जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, परंतु याद रखो कि पहले एक चीज को लो। सबसे अच्छा तो यह है कि जीवन में सुखी होने के लिए, स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी चीजों की आवश्यकता है, ऐसे 3-4 का लिस्ट बनाओ आप। वो जो 3-4 चीजों का आपने लिस्ट बनाया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो सोच लो।
जैसे उदाहरण के रूप में शांति सबसे महत्वपूर्ण, आप एकदम अशांत हो, या तो आज मैंने बहुतों को देखा है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, अधिकतर मैंने देखा है कि उनके मूल में यह है कि स्वमान की कमी है। कई लोग बहुत कमाते हैं, वो लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे है, फिजिकली देखो तो भी वो बहुत अच्छे हैं, परंतु फिर भी जब उनसे बात करते तो लगता है कि वो अपने आप को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके डीप कॉन्शियसनेस में यह बात चली गई है कि मैं अच्छा नहीं हूं। हो सकता है बचपन में बाप ने बोला तू बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। कई बार हम बोलते हैं ना, गुस्से में एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाएगा, और उसके सबकॉन्शियस ने कैच कर लिया, वो फूटी कौड़ी भी नहीं कमाएगा आपके सर पे। फिर आप जिंदगी भर उसको संभालो, क्योंकि वो सबकॉन्शियस ने उस चीज को कैच कर लिया। तो ऐसा कभी भी नहीं बोलो, तू अच्छा नहीं है ऐसा नहीं बोलो। भले कई बार भाव अच्छा होता है, परंतु कंपेयर भी नहीं करो कि देख तेरा बड़ा भाई कितना स्मार्ट है, तू स्मार्ट नहीं है। क्योंकि हर बच्चा यूनिक है और कंपेयर करना ही है। तो उसी के परफॉर्मेंस से, जैसे हनुमान को याद कराया था ना कि तू उड़ सकता है, तू छोटा था तो उड़ता था, फिर से उड़ सकेगा। तो ऐसे कंपेयर कराओ कि देख पहले तेरे इतने अच्छे मार्क आए थे, तेरे में वो इंटेलिजेंस है, नाउ ऑल्सो यू कैन गेट इट। तो कोई भी नेगेटिव चीज को डालनी नहीं है। और तब ये एफर्मेशन की जो मैं यहाँ इस बात पर इसलिए आया कि मेडिटेशन के अंत में ये कहो कि मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं। हाँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दुनिया में कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना? शिव खेरा को आपने सुना होगा, यू कैन विन, जो किताबें लिखी है ना, वो अपना पूरा बताते हैं। कहते हैं कि भी कनाडा में गया, कोई काम नहीं था, वाइफ के पास काम था तो क्या करने लगे मालूम है? गाड़ी धोने लगे। वहां गाड़ी धोना भी अच्छा है कार को वॉश करने लगे। फिर कुछ समय के बाद बोला कि भी आप है ना इंश्योरेंस का काम करो, थोड़ा पॉलिसी है वो बेचो। कहते कई महीने तक इम्पॉसिबल था, मैंने एक भी पॉलिसी नहीं बेची। मैं तो फ्रस्ट्रेटेड था कि वापस जाता हूं इंडिया। परंतु एक बार मैंने सोचा भी पॉलिसी बेचनी ही है। मैंने उनके खुद सुना है, पर्सनली उनसे सुना है, यूट्यूब में भी है बहुत सारा। कई घंटों तक उसको समझाता रहा और फिर अंत में मुझे एक चेक मिल गया तो वाव मेरा स्वमान बढ़ गया कि मैं पॉलिसी बेच सकता हूं। कहते उसके बाद मैं बेचने लगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि स्वमान आपका अच्छा हो जाए ना, बहुत कुछ कर लेंगे। तो बस ये थॉट दे सकती कि मैं यूनिक हूं, नो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। और दूसरी दो बातें जो सारे जीवन के लिए जो मैं डिस्कस कर रहे हैं ना, सबसे पहला तो स्वमान, दूसरा मैं समझता हूं डर। कहीं ना कहीं वो डर अलग है कि भी आपको ऊंचाई का डर लगता है, वो अलग चीज है। परंतु यहां तो लोगों में तो सफल होने का भी डर है। हाँ, स्वस्थ रहने का भी डर कि मैं स्वस्थ हो गया तो काम करना पड़ेगा। बच्चे और बूढ़े है ना, दोनों में उनकी ना बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो एक्चुअल नहीं है, बल्कि फिजिकल सिम्टम्स है कि पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे को बुखार भी आ रहा है। आप बोलेंगे उसका तो टेम्परेचर है, थर्मोमीटर में आ रहा है।
लेकिन वो साइकोलॉजिकल है। बच्चे और बूढ़े दोनों को ही लगता है कि हम स्वस्थ हो जाए ना तो कोई ध्यान नहीं देता है। बूढ़ों को लगता है हम बीमार हो गए ना तो लोग पूछने को आते, नहीं तो अपने ही कमरे में कोई पूछने, सारा दिन बोलने, ओम हेलो बोलने भी नहीं आ रहा है। परंतु हम उस कैटेगरी में है तो ये नहीं सोचने का नहीं चाहिए हमको कोई, उल्टा हम इंडिपेंडेंट बने ना। जो भी लेवल पे आप वो हेल्प करो। सपोज आप एक रिटायर्ड बैंकर है, आज सच मानो बहुत गरीब लोग हैं कि जिनको लोन क्यों नहीं मिलती है मालूम है? वो इनकम टैक्स की फाइल उनकी तैयार नहीं है। मैंने कईयों को करवाया है, लोन मिल जाती है। मेरे एक फ्रेंड है सीए, वो भी बेचारे हेल्पफुल है। कैसे मैं उनको बोलता हूँ सर ये जिन्यून है, गरीब आदमी है, प्लीज इसकी आप फाइल बना दो। वो थोड़े समय बना देता है तो उसको लोन मिल जाती है ना। तो डू दिस वर्क। घर में बैठे अभी तो मैं रिटायर्ड बैंकर हो गया, अभी क्या करूं। आप एक टीचर है सपोज, है ना, रिटायर्ड हो गए, नहीं कि अभी तो मैं 70 साल का हो गया, अभी कौन स्टूडेंट आएगा, फ्री में सिखाओ। उनको हम मदद नहीं कर रहे, अपने आप को मदद कर रहे हैं। आप अपने आप को हेल्पफुल हो रहे हैं। हमारी जानकी दादी 103 साल की है, वो देखा 102 नॉट आउट, देखा नहीं देखा? ऐसे शुरू में आता है ना दादी का फोटो, कैसे आया मालूम है? उसके जो डायरेक्टर है, ओ माय गॉड जिसने बनाया, उन्होंने ये फिल्म बनाई है। और वो तो पहली बार दादी को मिलने आए वहां पे और कहा कि 102 साल के। और फिर ये बताया कि दादी भी एक्टिव है। आज इंडिया में है, कल लंदन में मिलेगी, है ना, 4 दिन के बाद आपको ब्राजील में मिलेगी। हाँ बोले चल भी नहीं सकती है, खाली ब्रेन एक्टिव है, व्हील चेयर में ही है लेकिन ब्रेन एक्टिव है। और मैंने तो जब से मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया हूं ना, मैं पहले तो वॉच करता था ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सच बताता हूं आपको कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ भी ऊपर से अच्छा लगता है लेकिन अंदर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ना काफी ऑब्जर्व किया, और उसके बाद भी जब निर्णय किया उसके बाद भी मैंने दादियों को सबको ऑब्जर्व करता हूं मैं। तो जानकी दादी का मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि वह एक तो है ना अपने कंट्रोल में है, वह करती है, वह कंप्लेन नहीं करती है। क्योंकि है ना विदेश में दादी जी विदेश से 10-12 साल तो इंडिया में आए ही नहीं शुरू में। क्यों पता है? कि उनके जो कंसल्टेंट थे उन्होंने कहा दादी आपको अगर परमानेंट वीजा चाहिए तो इंडिया नहीं जाने का, तब आपकी फाइल पावरफुल बनेगी 10-12 साल में, तो आपको यहाँ परमानेंट भी रहने को मिलेगा। तो दादी का ठीक है। नहीं तो दादियों को तो क्या था मालूम है, हर एक वीक में माउंट आबू भाग जाते थे क्योंकि भी बाबा को मिलना है। तो ये बात की भी ये जरूरी है, तब ये करना है। ये नहीं कि अब देखो ना हमको इमोशन कंट्रोल करते कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो चाहिए मेरे को, इसके बिगड़ नहीं चलेगा। परंतु किसी से फायदा है कि भी वहां आप 10-12 साल इंडिया नहीं जाएंगे तो आपको परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो वहां रही 12 साल भी। दूसरा दादी का मैंने ऑब्जर्व किया कि वो चिंतन करती है। आज देखो आप मेरे ना 100 लेक्चर सुनो तो आपको लगेगा कि 40% रिपीटेशन है, लेकिन दादी के 100 लेक्चर सुनो, एक आधी बात ही रिपीट, नहीं तो मैंने सुने एक भी बात दादी रिपीट नहीं करती, नया ही कुछ बोलती है। और कैसे? जैसे भी हम लोग तो किताबें भी पढ़ते हैं, है ना, यूट्यूब पे लेक्चर सुनते हैं, है ना, दादी ऐसा नहीं करती है। दादी क्या करती है, भी बैठ जाएगी ध्यान में, फिर सोचेगी। एक कैमरा और कुछ, जैसे कि भाई लगाओ, सोचिए लगाओ 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 लगाओ, झुकाओ
दादी बोलती कि तनाव के कारण क्या है, लगाओ, झुकाओ, फिर सोचे कि टकराओ। तो इसलिए मैं एज ए नो साइकेट्रिस्ट में सोचता हूं कि उनके ना ब्रेन सर्किट्स बहुत ही पावरफुल है। दिमाग कैसे काम करता है, वो ना सर्किट्स क्रिएट करता है। वो सर्किट कंप्लीट हो जाए तो आपको वो बात याद आ जाएगी। जैसे मैं भी पूछता हूं ना, अभी जो मैंने कुछ चीजें पूछी क्यों नहीं आया, क्योंकि आपके वो सर्किट कंप्लीट नहीं हुए। तो ये करते करते दादी के सर्किट्स में समझता हूं बहुत पावरफुल हो गए, और हम सबको करना चाहिए। अगर मैं यहां हॉल के बाहर 2000 किलो की एक चट्टान लगा दूं और आपको कहूं कि रोज इसको आधा घंटा धक्का मारो, आप रोज आते हैं, है ना, 8 सप्ताह तक आप आते रहे, उस चट्टान को आधा घंटा धक्का मारते रहे, परंतु चट्टान 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं खिसकी, तो कुछ काम हुआ? कुछ काम हुआ? हुआ। आपके मसल स्ट्रांग हो गए, है ना। तो ब्रेन भी यही है। कई बार तो वो याद नहीं आता है, याद नहीं आता है, लेकिन जब याद कर रहे हैं ना तभी भी वो है ना, एक सोच लो, ब्रेन भी एक मसल है। वो उसके फाइबर को बढ़ा रहा है, तो वो सर्किट्स को क्रिएट करने की कोशिश कर, भले आपको याद नहीं भी आया, परंतु वो डीप में भी गया। आप खुद देखो, ये ट्राई करना, अगर सचमुच जो भी सीरियस है इस बात के बारे में। आज तो संडे है ना, फ्री होना, जब थोड़ा आधा घंटा सोचना कि पहले सेशन में डॉक्टर ने क्या बोला, दूसरे में क्या बोला, तीसरे में क्या बोला। एक एक सेशन को 10-15 मिनट दो, कुछ कुछ आपको याद आएगा, ज्यादा याद नहीं आएगा, कोई बात नहीं। फिर आप रिलैक्स रहना, हो सकता है कल सवेरे स्नान कर रहे होंगे ना, तब आपको याद आ जाएगा, हाँ ये बात थी, क्योंकि तब तक वो डीपर जो इंफॉर्मेशन है ना वह ऊपर आ गई। और ये जो मैंने कहा कि दादी का दूसरा ये जो सीखने का है, कि आज है ना, मैंने ऑनेस्टली देखा है, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है, भले दादी जी चीफ है, लेकिन सब कुछ उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि पहले भी दादी जी तो अभी चीफ बनी, उनसे पहले भी बहुत सारे डिपार्टमेंट चल रहे थे। तो मैंने खुद देखा है, कई लोग हैं वो दादी को पूछने भी नहीं जाते। ये तो बड़ी इंडस्ट्री है, तो मैं तो अपनी डिपार्टमेंट का हेड हूं, मैं अपना करूंगा, लेकिन मैंने कभी भी दादी जी से कंप्लेन नहीं सुनी कि भाई मैं हेड हूं, मेरे को पूछो। बस अच्छा चल रहा है ना, प्रॉब्लम लेके लोग जाते तो सॉल्व भी करेगी। और अभी है, सब कुछ चल रहा है, तो अभी जो बहुत बड़ा आश्रम है माउंट आबू में, दादी अपनी गाड़ी में बैठती है शाम को और निकलती है और सबको प्रसाद बांटती है। एक बार मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी हस्ती रास्ते में गाड़ी में जाते जाते सबको प्रसाद दे रही है। क्यों पता, मैंने बोला ना, आपको भी बोला था, डू थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल। कंप्लेन नहीं करो। उनके पास भी कंप्लेन करने को बहुत कुछ हो सकता है ना, परंतु वो कंप्लेन, और विदेश में तो आपको आश्चर्य होगा, भारत में तो फिर भी लोग अच्छे होते हैं, हाँ, कि वैसे कोई बड़े हैं, संत है, उनको रिस्पेक्ट करेंगे। फॉरेन में नहीं है। वेस्टर्न कंट्री में क्या है पता है, न तो वो किसके हुए हैं ना किसके होने वाले। शादी भी करते 6 महीने में छोड़ देंगे। तो दादी को भी सीधा बोलते आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होगी, हाँ, उसके साथ भी प्यार से व्यवहार करेगी। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। जो ये बात थी ना कि स्पिरिचुअल सीक्रेट क्या है, यह है। और मेडिटेशन का जो डीपर फायदा मैं देखो थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, पिक्चर के द्वारा ही आप समझ पाएंगे कि मेडिटेशन का एक एक जाना पड़ेगा। इसको ले लो ना, 7 नंबर ना। इस सर गंगाराम हॉस्पिटल में हमने एक छोटी सी रिसर्च की
डॉक्टर सामा उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे पहले, तो मुझे जानते थे। एक बार मैं आया तो मैंने कहा कि सर थोड़ा सा मेरे को एक इंटरेस्ट है कि भाई बिगिनर्स में क्या होता है। भी जो लोग 10 साल से मेडिटेशन करते उनको तो फायदा हो रहा है, चलो बहुत कुछ है, लेकिन जो शुरू जिसने किया 1 दिन 2 दिन ही किया है, क्या उनको भी कुछ बेनिफिट है मेडिटेशन का या नहीं है? हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर, मैं न्यूरोलॉजिस्ट उनके थे उसको बुलाया, तो भी मान गए कि चलो हम करते हैं। वहीं का जो स्टाफ था, गंगाराम हॉस्पिटल के भी कुछ डॉक्टर थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ थे, किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है ना। उनको बुलाया गया और उनको हमने कहा कि हमें छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं, हम आपको रिलैक्सेशन कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे, और हम देखना चाहते हैं कि ईजी एक होता, आपने कार्डियोग्राम देखा है ना, वो हार्ट का इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, ईजी वो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है कि भी 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए तो उसके बीच में 1 सेकंड में कितनी बार वो करंट आता है ना, उसको वह चेक करता है। और कम अच्छा है, समझो 13 से ज्यादा हो तो अच्छा नहीं, 1 सेकंड में 13 से ज्यादा बार इम्पल्स आए तो अच्छी बात नहीं। 8 से 13 जिसको अल्फा वेव्स कहा उसको अच्छा मानते, और कम 3 से 7 तक वो थीटा है और भी अच्छा है, और उससे भी कम डेल्टा की जो बहुत रेयर है। हम अल्फा में भी पहुंच जाए, थीटा में भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। तो उनको है ना हमने एक चीट दी, एक पे लिखा था M और एक पे लिखा था C। जिसका M निकला ना उसको कल वाला ही मैंने आपको कराया ना वो मेडिटेशन, आज भी कराऊंगा, वह मेडिटेशन उसको कराया। और जिसका C निकला वो थे कंट्रोल, उनको हमने म्यूजिक सुनाया उसी जगह पर। हाँ, वो जो रूम था वही था, वहां उनको म्यूजिक सुनाया। पहले उनका EEG किया, फिर जब ये पूरा हुआ तब उसका EEG किया, और फिर उनको है ना एक स्टैंडर्ड मेंटल मैथमेटिक्स दिया कि 100 में से 7 कम करो, तो लोगों ने बोला 93, फिर बोला उसमें से 9 कम करो। तो एक तो मुझे नया सीखने को ही मिला कि हमारा मैथमेटिक्स कितना कमजोर है। ये बोलते थे ना 93 फिर अभी 9 का, ऐसा सोचते थे क्या। वो एक सबको सेम है, जरा भी फर्क नहीं, वो फिगर भी सेम कि 100 में से 7 कम करो, उसमें से 9 कम करो, फिर उसमें से 12 कम करो, एक स्टैंडर्ड। और फिर अभी आप देखो, हाँ, ये तो जो प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रोड्स जो लगाते हैं ना, वो कहाँ लगाए हो। हाँ, अभी ये आप देखेंगे हाँ, कि म्यूजिक जिन्होंने सुना उनका ये है ना, ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है। बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली ये बना है कि जिन्होंने म्यूजिक सुना उसमें देखो जो लाल पट्टी है ना वो बीटा है, कि जो अच्छा नहीं है, जो कहा कि 13 से ज्यादा। तो जिन्होंने म्यूजिक सुना और फिर जैसे मेंटल अरिथमेटिक करने लगे ना, तो देखो ये लाल पट्टियां सारी बढ़ गई उसकी, वापस वो लोग बीटा में आ गए। हाँ, जो अल्फा येलो है ना वो थोड़ा सा ही है। हाँ, थीटा तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। हाँ, थोड़ा ध्यान देना। अभी देखो ये दूसरा जो है कि जिन्होंने मेडिटेशन किया, वही सिंपल एक कुछ भी उनको, आप लोगों ने तो कुछ सुना भी, उन्होंने तो कुछ सुना भी नहीं था, बस वो सीधी कमेंट्री उनको दी गई। अभी आप देखो कि उनमें ना अल्फा देखो कईयों में बढ़ गया है। हाँ, ऐसे थीटा भी कहीं कहीं पर बढ़ा है ना, बीटा भी कहीं बढ़ा है, लेकिन बहुत जगह पर कम भी हुआ है। तो दिस इज एन, और इतना था कि भाई मुझे पूछे बिना भी और डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी ने पब्लिश कर दिया थोड़े दिनों में। मैंने भी सोचा अच्छा ही है, हमारा तो और तो कोई है नहीं कि भी लोगों की सेवा हो, तो भी आपने किया, अच्छा किया। अच्छा हाँ, अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाह, हाँ ये देखो वहीं पर ये दूसरी एक वो अलग से किया हमने। आपने भी सुना होगा क्रिलियन फोटोग्राफी, कि जो ऑरा को फोटोग्राफ करता है, और ऐसे बहुत सारे अभी कैमराज आ गए
ये जो है वो PIP कैमरा, इस पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफियरेंस फोटोग्राफी, कि जो एक पॉली कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है बॉडी में, और फिर आपका ऑरा आता है। जैसे ये ना पहले है, ये बाद में है। मैं तो आपको थोड़े से ही दिखा रहा हूं, आप देखिए, इसमें देखेंगे ना तो ज्यादा फर्क नहीं है, पहले और एंड का उसमें सेम है। हाँ। ये वहां के डॉक्टर है एक ना, तो उनको जब मेडिटेशन में तो नींद आने लगी, कईयों को आती है ना, तो भी वो ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया। ये मेरा है कि बस सिंपल, वो कमरा एकदम छोटा सा था वास्तव में। वहां पहले उन्होंने किया, फिर कुछ समय किया, फिर मेडिटेशन किया। तब देखो गले में, देखिए गले में वो जो रेड पैच है ना, वो बाद में कम हुआ है। तो भल मुझे शायद कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वो जो रेड पैच शो करता है कि आप इसको ठीक करो तो आगे चल के गले की कोई बीमारी होगी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी नजदीक में आएंगे तो दिखेगा कि भी वहां पर चेंजेस है। आप साइड में भी देखो, चेहरे के साइड में आप देखेंगे ना, आपको भी दिखाई देगा कि जो पहले है वह पिंक जैसा है ज्यादा, और जो बाद में है वो येलो है, विच मीन्स इट इज क्लीनिंग। और सफेद हो जाए और भी अच्छा है, और मेडिटेशन करेंगे व्हाइट भी हो सकता है। तो दिस आर सम ऑफ द एविडेंसेस। बहुत कुछ बोल सकते हैं, परंतु भाव यह था कि कल भी जैसे मैंने करा है तो कईयों ने ध्यान न भी दिया हो। चलो अभी फिर से थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। हाँ, सब तैयार है? थक तो एक बार उठ जाओ, बहुत समय से बैठे हैं ना। हाँ हाँ, देखो स्ट्रेच कर दो अपने आप को। हाँ, हाँ। हाँ, ओके ठीक है, प्लीज सिट डाउन। बैठिए, बैठ जाइए। हाँ, जो लोग शाम को नहीं थे, मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर पोजीशन, चेयर में भी ठीक है, भी सभी शायद नीचे नहीं बैठ सकते हैं। हाँ? तो चेयर में भी ठीक है, परंतु नीचे बैठने का एडवांटेज है अगर आप बैठ सकते हैं तो। क्योंकि ये नहीं, जैसे भी बैठे ना, ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी आ गई। अभी नहीं, पीछे वो सपोर्ट नहीं चाहिए। चेयर में बैठेंगे तो पीछे सपोर्ट चाहिए, पीछे सपोर्ट चाहिए तो थोड़ी देर में ध्यान नहीं लगेगा तो नींद आ जाएगी, है ना, निंद्रा योग होगा। तो जिनके लिए पॉसिबल है। हाँ? और अगर आप चेयर पे बैठे तो कमर को सीधी रखनी है, दोनों पैरों को थोड़ी जमीन पे थोड़ी दूरी पे रखना है, हाथों को मोड़ लीजिए, कोई भी एक प्रॉपर पोजीशन, हमेशा वैसे ही बैठने का। इवन ऐसे आमतौर पर भी कहीं आप बैठे हो ना, चलो मीटिंग में आप बैठे, बोलना भी पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर बैठे तो वही पोजीशन लेने की, तो कुछ थोड़ा सा 10-20% ऑटोमेटिक ध्यान लगने लगेगा। विशेष ध्यान देना है कि कंधे रिलैक्स है मेरे, है ना, नेक भी स्ट्रेट है, चेहरा भी रिलैक्स है। और चेहरा रिलैक्स मतलब तब क्या कि दांतों के बीच में थोड़ा सा भी अंतर हो, तब ऑटोमेटिक ये जो मांसपेशियां हैं वह रिलैक्स होगी। राज्यों का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु शुरू में मुश्किल हो सकता है। एज अ बिगिनर आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, तो शुरू के कहा ना 8 सप्ताह भले आप आंखें बंद रखो, फिर धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो खुली आंखों से भी योग होगा, जिसके बहुत फायदे कि आप कर्म योगी बन सकेंगे, है ना। कर्म करते करते आपका योग हो पाएगा, वो नींद नहीं आएगी, अच्छे वाइब्रेशन हम औरों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आंखें सबसे पावरफुल मीडियम है कि जो हम आत्मा की जो वाइब्रेशंस है वह वातावरण में फैलते हैं। हाँ। एकदम शरीर को स्टेबल और रिलैक्स कर देते, विशेष ध्यान दो, सारे शरीर को हल्का छोड़ देना है, सांस की गति को ही फील करो, जैसा भी है बस सांस की गति को फील करो।
जैसे आप सांस की गति को फील करते हैं, विचारों की गति भी शांत हो जाती है। अब यह देखो कि दूसरा विचार कहां से आ रहा है। जैसे ही आप ये देखते हो कि दूसरा विचार कहां से आता है, कोई विचार नहीं आता और विचारों की गति और शांत हो जाती है। अब ये चित्र निर्माण करिए कि एक बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में एक पीले रंग के गरम हवा के बलून में आप बैठे हैं। यह येलो हॉट एयर बलून आपको सुरक्षित ऊपर ले जाएगा। देखिए आसपास में बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बड़े लोग झगड़ा भी कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अभी आप जैसा सीन देखते हो वैसे ही आपके मन पर इफेक्ट होती है। अब धीरे धीरे यह बलून ऊपर जा रहा है। 5 फीट 10 फीट ऊपर जा रहा है। आसपास का दृश्य देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। 15 फीट 20 फीट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाता है तो नीचे के हरे पेड़ छोटे दिखाई देते हैं। जो लोग झगड़ा कर रहे हैं वह भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही जब हम मन की स्थिति को ऊपर उठा लेते हैं तो परिस्थितियां छोटी दिखाई देती है। तो इसके लिए सोचिए कि ये जो भी मैं कार्य कर रहा हूं वह तो मेरा रोल है। मैं रोल नहीं हूं, मैं तो सोल हूं। मैं एक आत्मा हूं। चाहे मेरा पार्ट है वह दुख का हो, वह समस्याओं का हो, परंतु जैसे एक्टर अपने पार्ट से न्यारा होता है, ऐसे ही मैं ये रोल से डिटैच हो रहा हूं। बस मैं एक एक्टर हूं। ये जीवन रूपी लंबी सीरियल में अपना पार्ट बजा रहा हूं। जैसे ये भाव निर्माण होता है, हल्कापन लगता है और ये बलून ऊपर जा रहा है। तो आप ये सोचते हो कि यह शरीर तो केवल एक साधन है, उसका उपयोग करने वाली मैं दिव्य शक्ति हूं। मैं आंख नहीं हूं, परंतु वह दिव्य शक्ति जो आंखों द्वारा देखती है वह मैं हूं। मैं कान नहीं हूं, मैं सिर्फ कानों का आधार लेकर के सुन रहा हूं। जब तक आवश्यकता है सुनता हूं, आवश्यकता नहीं है तो उससे डिटैच हो जाता हूं। हाथ पैर में नहीं हूं, जब तक आवश्यकता है मैं चलता हूं, जब आवश्यकता नहीं है मैं उससे न्यारा हो जाता हूं। और ये बलून ऊपर जा रहा है, आपको और डिटैचमेंट का अनुभव हो रहा है। और ये बलून ऊपर जाता है। मस्तिष्क के मध्य में एक दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण करे। मैं यह हल्की अविनाशी दिव्य ज्योति हूं।
जैसे ये भाव आता है, शांति का अनुभव हो रहा है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। और ये बलून ऊपर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। शांति का अखूट खजाना मुझ में समाया हुआ है। और ये बलून ऊपर जाता है तो बादलों के ऊपर आप जा रहे, देखिए नीचे बादल दिखाई दे रहे हैं, बादलों से भी आप ऊपर जा रहे हैं। आनंद का अनुभव होता है, अति इंद्रिय आनंद। और ऊपर जाते हैं, नीचे से प्लेन जा रहे, प्लेन के भी ऊपर आप जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये इंद्रियों के भान से भी मैं परे चला गया हूं। और ऊपर जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उस पार चला गया है। तो आप वेटलेस हो गए हैं। ऐसे ही जब हम देह के भान से परे हो जाते हैं तो टोटली वेटलेस हो जाते हैं, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से। आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, आसपास में सितारे ही सितारे हैं, उनके मध्य से गुजरते हुए और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर जाते हैं तो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गए हैं। वहां फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। शांति धाम, ब्रह्मलोक, ये फरिश्तों की दुनिया में बस सभी फरिश्ते आपको वेलकम कर रहे हैं। देखिए सभी स्माइल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप फरिश्तों की दुनिया में आनंद ले रहे हैं तो देखते दूर से एक बहुत ही प्रकाशमय फरिश्ता आपके नजदीक आ रहा है। अब जैसे उसको देखते हैं लगता है कि एकदम बस अपनी सुध बुध को भूल गए। उस फरिश्ते का वरदानी हाथ आपके सर पर है और आपको अनेक वरदान मिल रहे हैं। रोम रोम में वो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। आप उनसे शक्ति ले रहे हैं। और आप आगे जाते हैं तो देखते हैं बहुत ही जगमगता सितारा है, बहुत ही प्रकाश में जगमगता सितारा आपके करीब आता है। परमात्मा भी एक दिव्य सितारे जैसे है। वह सितारे से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप में समा रहे हैं। शांति के सागर हैं परमपिता परमात्मा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति आप में समा रही है। परमात्मा प्रेम के सागर है। मैं जैसा भी हूं एक परमात्मा ही मुझे स्वीकार करते हैं।
मुझे निस्वार्थ प्यार देते हैं, अनकंडीशनल प्यार देते हैं। पिता परमात्मा शक्ति के सागर है, उनसे शक्ति के वाइब्रेशंस मिलते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि अभी विचार भी मेरे कंट्रोल में है, सभी कर्मेंद्रियां भी पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में हैं। मेरा मनोबल बढ़ रहा है। ऐसे भरपूरता का अनुभव कर वापस से बलून नीचे आ रहा है। जल्दी जल्दी नीचे आता है, परंतु मैं अपनी ही वह स्थिति में हूं, बिल्कुल न्यारा हूं, और ये बलून नीचे आ रहा है। जल्दी जल्दी नीचे आता है, परंतु मैं बस अपनी ही स्थिति में पूरी तरह से डिटैच हूं, एकदम नीचे आ गया है। फिर से मुझे वो बच्चे दिखाई देते हैं, जो लोग लड़ रहे हैं वह भी दिखाई देता है, परंतु इस बार मैं उससे बिल्कुल न्यारा हूं। वह नकारात्मक घटना का कोई प्रभाव नहीं, मैं पूरी तरह से डिटैच हूं, न्यारा हूं, बस एक साक्षी भाव से उनको देख रहा हूं, जैसे मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। बस एकदम यही डिटैचमेंट को, इसी शांति को मैं सारा दिन कायम रखूंगा। बस इतने ही शांति से, आत्मविश्वास से सारे दिन का कार्य करूंगा। धीरे से आंखें खोलिए और ऐसे करिए, देखो ऐसे करिए, हाँ, ऐसे। यह छोटा सा अभ्यास था, किया, पूरा किया। ऊपर गए थे, हाँ, बादल दिखाई दिए, प्लेन दिखाई दिया, नहीं दिया? अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, उसको फील करना है। हाँ देखो, हाँ कैसा लगा? अच्छा, नहीं, आपने अनुभव किया, कल किया था ना, उससे भी एक स्टेप आगे था, ये ध्यान दिया हुआ आपने तो है ना। आज शाम को और एक स्टेप आगे तो आएंगे ना सबकी, नहीं? हाँ देखो, हाँ शाम को बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ आपका कुछ इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट भी होगी, परंतु बस और भी एक बात की, और भी थोड़ा समझने का कि भी जो हमारा गोल था ये शिविर का, वो यह था कि भी हैप्पीनेस और हेल्थ, उसकी रेमेडीज, स्पिरिचुअल रेमेडीज, साइकोलॉजिकल रेमेडीज क्या क्या है ना। परंतु भी मेडिटेशन करना है तो और भी थोड़ी बातें गहराई से समझनी चाहिए। इसके लिए एक फाउंडेशन कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी का, जैसे तो 7 डेज का है, अभी शॉर्ट में शायद 3 डेज में भी बता सकते हैं। तो शाम को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, परंतु जो नहीं आ पाएंगे शाम को, वो अगर हमारे वॉलंटियर्स को मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ नज़दीक में ही सेंटर्स है ना, तो वहाँ जा करके अगर आप ये फाउंडेशन कोर्स और 2-3 दिन कर लेंगे तो फिर अपने आप कर सकेंगे। फिर कुछ नियम बना लेने का, घर में भी करो, अगर नज़दीक में सेंटर है तो वहाँ मेडिटेशन का रूम होता है जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती है,
ना वो जो मेडिटेशन का कमरा है वहाँ कोई सोता नहीं है, कोई बैठ के बातें नहीं करता है वहाँ पर। वो इसीलिए बनाया गया कि वहाँ की वाइब्रेशन पावरफुल बने। तो इतना तो कम से कम करना कि भी सप्ताह में 3-4 बार वहाँ जाके 10 मिनट भी हम ध्यान करें। भी घर में करते उसके बदले वहाँ जाके हम करें, तो अब खुद अनुभव करेंगे कि वो बेनिफिट्स बहुत हो जाता है। हाँ ठीक है, अच्छा तो शाम को टाइम से मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट सभी बैठेंगे। भाई साहब का देखिए फैकल्टी हमारे बीच में बैठे हैं और हम हटे तो ये शायद वैसे भी अच्छा नहीं लगता। सीनियर्स बैठे रहें, खुद वो बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप उनसे अच्छे से और पावर लेकर जा सकते हैं। भाई साहब देखिए अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है उन्होंने, ताकि आप भी करते रहें और अनाउंसमेंट सुनते रहें। इसके बाद इनके डॉक्टर गिरीश पटेल भाई हमारे पास आज शाम का भी बहुत अच्छा स्लॉट है और अभी मैं बाहर बैठी थी तो सभी कह रहे थे कि थोड़ा एक्सटेंड करें आज। 6:30 हमने रखा है तो कहते हैं दीदी हम सब 5:45 पहुँचेंगे और आप 6 से 8 भाई साहब के 1-2 घंटे का और एक लास्ट क्लोजिंग, क्योंकि उसमें किसी के क्वेश्चंस होते हैं, किसी की बातें होती हैं, तो डॉक्टर साहब अच्छे से आपको बता पाएंगे और हम भी चाहेंगे आप उनका अच्छे से पूरा ही लाभ लें। तो जो चाहते हैं या जो आ सकते हैं 5:45 तक, भाई साहब कह रहे हैं पूछना ही नहीं, आएंगे ही आएंगे। हाँ तो ताली बजा दीजिए अपने लिए, आएंगे ही आएंगे। तो थैंक यू सो मच। और आगे के फॉलो अप सेशंस रखे गए हैं कि बात हुई थी तो जब इतनी बहनें आ रहे हैं, भाई लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं मेडिटेशन को, तो हमारी सेंटर्स की बहनें जिन्होंने इतनी मेहनत की है आप सबके लिए भी हमने वहाँ पर बोर्ड पे लगाया है 4 सेंटर्स पे फॉलो अप सेशंस रहेंगे। जो इंदिरापुरम के भाई बहनें हैं वो हाथ खड़ा करें। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, प्लीज़ कोई नहीं जाना। इंदिरापुरम के भाई बहनें जो पहली बार यहाँ आए हैं और भाई साहब का सेशन अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए खास फॉलोअप सेशन इंदिरापुरम के सेंटर पे रखा है। सेंटर का एड्रेस बाहर हमारे रिसेप्शन पे लगा हुआ है, आप रिसेप्शन से फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप में जा सकते हैं। लोकेशन भी आपको वहाँ पर बताई जाएगी। इसके बाद मोहन नगर गाज़ियाबाद सिस्टर लवली बहन जो कल स्टेज कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनके सेंटर पे भी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर सेक्टर 10 वसुंधरा, आदरणीय राजेश दीदी बैठे हैं। दीदी हाथ उठाएं एक बार नीचे, दीदी को देख रहे हैं आप, तो दीदी के सेंटर पे भी रखा गया है। वहाँ पे सिस्टर गुंजन दीदी और राजेश दीदी दोनों ही वहाँ मिलेंगे। और सेक्टर 16 रंजना बहन हाथ उठाएं, सेक्टर 16 रंजना बहन के सेंटर गीता पाठशाला पे भी रखा गया है। तो ऐसे 4 जगह पर फॉलोअप सेशंस रखे हैं। टाइमिंग्स 6:30 AM to 7:30 AM शार्प हम इसको पूरा करेंगे। इवनिंग में कोई आना चाहे तो कलेक्टिवली नहीं है, इवनिंग में वो होगा। एड्रेसेस वहाँ पर लगा दिए हैं जो और नियर बाय सेंटर्स हैं वहाँ पर। तो 4 जगह फॉलोअप सेशंस रखे गए हैं। मॉर्निंग ही रखा है कलेक्टिवली सबका, लेकिन किसी को अगर सूट नहीं करता तो आप इवनिंग में भी आ सकते हैं। और डॉक्टर गिरीश भाई का एक मिनट, डॉक्टर गिरीश पटेल भाई हमारे बीच में है और हमारे भाई नहीं पहुंच पाए थे। SN भाटी जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वरुण ब्रेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड से हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो तपन भाई को कहूँगी आप ले आएँ। आप गुरुग्राम से सुबह सुबह हमारे बीच में पहुंचे हैं। SN भाटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वरुण ब्रेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम। और भाई साहब का आज के दिन का बहुत अच्छे तुलसी के पौधे से आप भाई साहब को थैंक्स देते हैं आज के सेशन के लिए। भाटी नहीं भट्ट हैं और दूसरी बात है कि ये वसुंधरा में रहते हैं और कंपनी इनकी गुरुग्राम। SN भट्ट हैं, आप यहीं पर रहते हैं और आप वरुण ब्रेवरेजेस गुरुग्राम में वर्क करते हैं। तो आप भाई साहब को थैंक्स कर रहे हैं आज के सेशन का हम सभी की तरफ से। SN भट्ट वाइस प्रेसिडेंट वरुण ब्रेवरेजेस। तो ये इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आप सभी के लिए है। और गिरीश पटेल भाई के लिए मैं तहे दिल से आज बहुत मन 3 दिन से कर रहा है कि कुछ करें, तो 2 लाइनें याद आ रही है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, सुहाने वक्त की
हर सुबह और शाम याद आएगी। तलाश करेंगे डॉक्टर साहब, तलाश करेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल भाई को और कहीं तो निगाहें दूर तक जाकर वापस ऑर्नेट में शाम को पहुंचाएंगी, ऑर्नेट में शाम को 6 बजे पहुंचाएंगी, शाम को 6 बजे पहुंचाएंगी। डॉक्टर गिरीश पटेल भाई का बहुत बहुत हम सभी वसुंधरा गाजियाबाद परिवार की तरफ से पुनः पुनः थैंक्स, पुनः पुनः स्वागत।